हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आरजू पवार हियर। लास्ट वीडियो में हमने बेल्जियम की कॉम्पोजिशन और श्रीलंका की कॉम्पोजिशन पढ़ी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 4 टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज मेजोरिटेरियनिज्म ऑफ द श्रीलंका, सेकंड अकोमोडेशन ऑफ द बेल्जियम, थर्ड वन इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड फोर्थ वन इज फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द मेजोरिटेरियनिज्म ऑफ द श्रीलंका। श्रीलंका जो कि 1948 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जो सिन्हाला बोलने वाले थे वो ज़्यादा थे श्रीलंका के अंदर, डेट वॉज 74%। और अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, मीन्स इसी चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। 48 के अंदर जो श्रीलंका है वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंस। उसके बाद जो सिन्हालास स्पीकर्स है, जो लीडर्स हैं, जो सिन्हालास बोलते हैं, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, मेजोरिटी को सपोर्ट करने लग जाते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसीज ऐसी पॉलिसीज जिनके अंदर मेजोरिटी पर फोकस कर कर क्या बनाई जाती हैं पॉलिसीज, उनकी वांट्स को, उनकी नीड्स को पूरा किया जाता है जो कि मेजोरिटी में होते हैं। लेकिन श्रीलंका में जो सिन्हालास थे वो मेजोरिटी में थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनकी वजह से जिनको फ़ायदा होगा वो कौन होंगे, सिन्हालास। उन्होंने क्या क्या किया, सबसे पहले उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को क्या बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज। हालांकि वहाँ पर 2 लैंग्वेज थी, फर्स्ट वन इज सिन्हाला एंड सेकेंड वन इज तमिल, लेकिन उन्होंने सिन्हाला को तो बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन तमिल के बारे में नहीं सोचा। डेट वॉज वेरी रॉन्ग। सेकेंड, उन्होंने सिन्हालास एप्लीकेंट्स को फेवर करना शुरू कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में अगर हमने अपने एप्लीकेशन में लिखा कि मैं सिन्हाला बोलता हूँ या बोलती हूँ, तो वो हमको क्या करेंगे, फेवर करेंगे। हालांकि ये गलत है, उनको हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखनी चाहिए, ना कि हमारी लैंग्वेज के हम क्या बोलते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हमारी लैंग्वेज देखी। थर्ड चीज़ जो वहाँ पर हुई, डेट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। उन्होंने वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि हम बुद्धिज़्म को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, फेवर करेंगे। ठीक है, तो अब तक तो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, अब साथ में रीजनल बेसिस पर भी क्या होने लगा, डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसे जो एक के बाद एक जो पॉलिसीज बनती आ रही थी, इसकी वजह से जो तमिल स्पीकर्स थे उनको एलिनेटेड, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज ना तो उनकी रिलीजन की तरफ ना उनकी लैंग्वेज की तरफ, किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया और साथ में क्या किया, सेपरेट इलम की भी मांग की। लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी एक नहीं सुनी, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पर सिविल वार हो गई। क्या होगी, वहाँ पर सिविल वार हो गई, जिसकी वजह से जो हज़ारों लोग थे वो क्या बन गए, वहाँ पर रिफ्यूजीज बन गए, बहुतों की जान चली गई, जॉब्स चली गई। तो ऐसा वहाँ पर बहुत बुरा हाल हो गया, जो कि श्रीलंका इतनी अच्छी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर जानी जाती थी, वहाँ पर बुरा हाल हो गया। उसका सोशली लॉस हो गया, इकोनॉमिकली लॉस हो गया, रिलीजन लॉस हो गया, तो हर तरफ से वो क्या हो गई, बर्बाद। ये तो बात हो गई किसकी, श्रीलंका की। अब बात करते हैं बेल्जियम की, अकोमोडेशन इन द बेल्जियम। तो बेल्जियम के अंदर भी ये प्रॉब्लम थी, वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी, सबसे ज़्यादा डच बोली जाती थी, फिर फ्रेंच एंड देन जर्मन। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने बात माना कि हाँ भाई, हमारे देश में क्या है, लैंग्वेज बेसिस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स निकाले, जिसको बोला जाता है बेल्जियम मॉडल। जिसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो डच एंड फ्रेंच के बीच में क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में डच एंड जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई लॉ चेंज करना है या बनाना है, तो उसका डिसीजन कोई एक सिंगल कम्युनिटी नहीं ले सकती, उसके लिए दोनों कम्युनिटी को साथ में होना पड़ेगा, यानी मतलब दोनों के डिसीजन माने जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें भी क्या दे दी गई, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रेंच बोलने वालों को भी और डच बोलने वालों को भी। फोर्थ पॉइंट के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर। तो बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है, मीन्स वहाँ पे कितनी लैंग्वेजेस थी, 3,
आज कुछ लोग क्या बोलते थे, डच, कुछ फ्रेंच और 1% ही सही लेकिन जर्मन बोलते थे। तो वहाँ पर 3 क्या बनाई गई कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये क्यों बनाई गई, ताकि अगर किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, जो वो लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि दूसरे लोग उस प्रॉब्लम को ऐसे मतलब सॉल्व नहीं कर सकते। जो वो डिसीजन लेंगे उसके चांसेस ज़्यादातर क्या होंगे कि वो रॉन्ग होगा, क्योंकि वो उस लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते। तो ये था एकोमोडेशन ऑफ द बेल्जियम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब हमने 2 स्टोरीज पढ़ी, अब इससे हमें ये पता चलेगा वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। हमने श्रीलंका की स्टोरी पढ़ी, उससे हमने क्या देखा कि मेजोरिटी का रूल था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, टोटली लॉस। सेकेंड में उन्होंने प्रॉब्लम, किसने, बेल्जियम के अंदर प्रॉब्लम को सोल्व किया, अच्छी पॉलिसीज लेके आई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इससे हमें पावर शेयरिंग क्या पता चला कि जो पावर शेयरिंग है वो काफ़ी अच्छी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। तो जो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल है, इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट वन, 2 रीजंस है, मीन्स फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल रीजन, सेकेंड वन इज मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन वो जिसमें हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लाइक हमने बेल्जियम की स्टोरी से सीखा, श्रीलंका की स्टोरी से सीखा, और इनसे हमें क्या पता चला कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पावर शेयरिंग क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब जब मेजोरिटी का रूल होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, टोटली मतलब जो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाती। ठीक है, तो जो चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं दैट इज प्रूडेंशियल रीजन। सेकेंड वन आता है मोरल रीजन। हर एक चीज़ की अपनी एक मोरल रीज़न होता है, लाइक पानी की मोरल ड्यूटी क्या है, हमारी प्यास बुझाना। तो ऐसे ही हर एक स्टूडेंट की, टीचर की, हर एक की अपनी एक मोरल ड्यूटी होती है। उसी तरह डेमोक्रेसी में भी क्या होता है कि जो पावर शेयरिंग है वो एक मोरल स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर पावर शेयरिंग होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या बोलते हैं कि पीपल रूल होता है, रूल ऑफ द पीपल। अगर डेमोक्रेसी में रूल ऑफ पीपल ही नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कहाँ से होगी, और उसके लिए रूल ऑफ पीपल के लिए क्या होना चाहिए, पावर शेयरिंग होनी चाहिए। तो सेकेंड वन क्या होता है, मोरल रीजन। ठीक है, तो ये हो गया क्या, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। इसके अंदर आते हैं 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पावर शेयरिंग अमंग हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स, सेकंड वन इज वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड थर्ड वन इज पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स एंड फोर्थ वन इज पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, पावर शेयरिंग इन हॉरिजॉन्टल ग्रुप। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पावर है वो शेयर होती है 3 ऑर्गन्स में। 3 ऑर्गन कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में क्या होती है, पावर शेयरिंग होती है, लेकिन इक्वल शेयर ऑफ पावर होता है। मतलब ना तो लेजिस्लेटिव के पास ज़्यादा पावर होती है, ना एग्जीक्यूटिव के पास और ना ही जुडिशरी के पास। अगर लेजिस्लेटिव कुछ गलती करता है तो एग्जीक्यूटिव डांट कर सकता है, और अगर एग्जीक्यूटिव कोई गलती करता है तो जुडिशरी उस पर फटकार सकता है। ठीक है, और अगर जुडिशरी करता है तो लेजिस्लेटिव। तो इसमें क्या है, चेक ऑफ बैलेंस रहता है। सेकेंड आती है वर्टिकल, जिसमें इक्वल पावर नहीं होती, मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है, उसकी कुछ पावर्स लेकर किसको दे दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ पावर लेकर किसको दे दी जाती है, लोकल गवर्नमेंट्स को। तो ठीक है, इसमें ऐसे पावर शेयरिंग होती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन दी लोकल गवर्नमेंट। थर्ड आती है पावर शेयरिंग अमंग दी सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स मीन्स जो लाइक हमारे इंडिया में ओबीसी से रिलेटेड ग्रुप्स हैं या फिर अलग शेड्यूल्ड कास्ट हैं, इनको क्या दे दी जाती है, अलग अलग रिजर्वेशन दी जाती है, ताकि इन लोगों को भी क्या है, एलिनेटेड फील ना हो, इनकी भी नीड्स, इनकी भी जो विशेज़ हैं वो पूरी हो जाए, और ताकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ये सब बनाई जाती हैं, क्यों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, फोर्थ वन आता है पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। कई बार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मतलब पहले थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि इस बार जो पॉलिटिकल पार्टीज है किसी एक कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं जीतेगी। ठीक है, मतलब कोई एक मेजोरिटी में कोई पार्टी नहीं जीतेगी, जिसकी वजह से क्या वो किसी दूसरी पार्टी की से क्या कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं,
जिससे क्या बनती है, अलायंस गवर्नमेंट। कई बार हम सुनते हैं भी अपने घर में मिली जुली सरकार या गठबंधन, ठीक है। तो ऐसे जो है वो पावर शेयर हो जाती है। नेक्स्ट आता है पावर शेयरिंग अमंग द प्रेशर ग्रुप्स। तो प्रेशर ग्रुप्स के अंदर पावर शेयरिंग क्या होती है, इस मतलब जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट पर दबाव डालना। अगर वो कोई गलत पॉलिसी बनाते हैं कि आप ये पॉलिसी चेंज करो, ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, लोगों के लिए अच्छी नहीं है, तो ऐसे क्या करते हैं वो गवर्नमेंट पर दबाव डालते हैं। तो इनके बीच में भी पावर शेयर होती है ताकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो अच्छी बने, लोगों के फेवर में बने, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर नंबर 2, डेट इज़ द फेडरल पावर सिस्टम। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो, देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द